नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की उस धड़कन की जो हर साल देश के कोने कोने में सुनाई देती है। एक ऐसी कहानी जो यहाँ की जमीन, संस्कृति और 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को एक ही लय में बांधती है। कभी सोचा है कि वो कौन सी एक अकेली चीज है जो पूरे उपमहाद्वीप का कैलेंडर, उसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि त्योहारों की तारीखें भी तय करती है? इसका जवाब है मानसून। और आज हम इसी की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी के लिए एक मंच होता है, एक स्टेज। भारत की जलवायु की इस नाटकीय कहानी का मंच किसी और ने नहीं, बल्कि इसकी अनोखी ज्योग्राफी यानी भूगोल ने ही तैयार किया है। तो चलिए पहले इस स्टेज के मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। भारत की जलवायु का एक दोहरा व्यक्तित्व है। पहला किरदार है कर्क रेखा, जो देश को ठीक बीच से काटती है और इसे 2 हिस्सों में बांट देती है, एक गर्म ट्रॉपिकल दक्षिण और एक सब ट्रॉपिकल उत्तर। और फिर है उत्तर में खड़ा हमारा विशाल संरक्षक, हमारा दूसरा किरदार हिमालय। हिमालय की औसत ऊंचाई है करीब 6000 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्लाइमेट वॉल है, एक दीवार। यही वो दीवार है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली जमा देने वाली हवाओं को रोक लेती है और हमें उस कड़ाके की ठंड से बचाती है जो उसी लैटिट्यूड पर मौजूद दूसरे देशों को झेलनी पड़ती है। वैसे तो दुनिया में किसी भी जगह की जलवायु को ये 6 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड सिस्टम्स, समुद्र से दूरी, ओशन करंट्स और जमीन की बनावट जैसे कि पहाड़। आज हम देखेंगे कि ये सारे तत्व मिलकर भारत के अलग-अलग और नाटकीय मौसमों का ये जटिल ताना बाना कैसे बुनते हैं। तो चलिए कहानी के अगले अध्याय पर चलते हैं। ये वो 2 मौसम हैं जो असल में मुख्य घटना यानी मानसून के आने के लिए स्टेज तैयार करते हैं। भारत में सर्दियां आमतौर पर काफी शांत और सूखी होती हैं। इसकी वजह यह है कि इस समय हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं और जब हवा जमीन से आती है तो उसमें नमी नहीं होती। इसलिए देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क बना रहता है। लेकिन फिर ये शांत मौसम खत्म होता है और गर्मी का मीटर तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। मार्च में दक्कन का पठार 38 डिग्री पर तपता है। अप्रैल आते आते गुजरात और सेंट्रल इंडिया 42 डिग्री की आंच महसूस करते हैं और मई तक उत्तर पश्चिम में पारा 45 डिग्री के निशान को भी पार कर जाता है। ये लगातार बढ़ने वाली गर्मी ही है जो जमीन को मॉनसून के लिए तैयार कर रही होती है। और इसी जानलेवा तपिश के बीच जन्म होता है लू का। ये कोई मामूली गर्म हवा नहीं है, ये ऐसा महसूस होता है जैसे किसी भट्टी से निकलता आग का कोई झोंका हो, एकदम तेज, सूखी और झुलसा देने वाली। ये उत्तर भारत की गर्मियों की एक क्रूर पहचान है। लेकिन बड़े मानसून के आने से ठीक पहले प्रकृति कुछ ट्रेलर दिखाती है, कुछ संकेत भेजती है। केरल में आम्र वर्षा होती है जो आमों को पकाने में मदद करती है। तो पश्चिम बंगाल में तूफानी कालबैसाखी दस्तक देती है। ये सब आने वाले एक बहुत बड़े मौसमी बदलाव की आहट हैं। और अब आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़, दक्षिण पश्चिम मानसून का भव्य आगमन। ये हवा की दिशा का, मौसम के मिजाज का एक पूरा का पूरा यू टर्न है। तो ये सब होता कैसे है? सबसे पहले मई जून की वो भीषण गर्मी भारतीय जमीन को एक तंदूर की तरह गर्म कर देती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और नीचे जमीन पर एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया यानी एक तीव्र निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये एक बहुत बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। ये दक्षिणी महासागरों के ऊपर मौजूद ठंडी और नमी से लबालब भरी हवा को जबरदस्त ताकत से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं, पृथ्वी के घूमने से एक बल पैदा होता है जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये फोर्स इन हवाओं को दाईं ओर मोड़ देता है और यही वो एनशाइडेंट मोड़ है जो इन हवाओं की दिशा सीधे भारत की ओर कर देता है। और इन्हीं सब प्रक्रियाओं के मिलने से जन्म होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का, वो जीवन देने वाली हवाएं जो पूरे देश को पानी से सराबोर करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। भारत में घुसते ही मानसून 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक है अरब सागर की शाखा जो सीधे जाकर पश्चिमी घाट से टकराती है और वहां मूसलाधार बारिश करती है। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा
जो पहले उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है और फिर हिमालय के सहारे पश्चिम की ओर मुड़कर गंगा के विशाल मैदानों को तर कर देती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मानसून का जाना भी उसके आने जितना ही ड्रामेटिक होता है। ये कोई शांत विदाई नहीं है, बल्कि एक बेचैन कर देने वाला बदलाव है। जैसे ही मानसून लौटने लगता है, आसमान तो साफ हो जाता है, पर जमीन अब भी नम होती है। अब सूरज की तेज गर्मी और हवा में बची हुई नमी, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही चिपचिपा, उमस भरा और असहनीय मौसम बनाती हैं, जिसे हम आमतौर पर अक्टूबर हीट या क्वार की उमस कहते हैं। और मॉनसून की वापसी का जो आखिरी दौर होता है, वो अक्सर काफी विनाशकारी हो सकता है। अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान बनने लगते हैं, जो भारत के पूर्वी तटों पर भारी तबाही मचा सकते हैं। अब चलिए इस पूरे चक्र के गहरे मतलब को समझते हैं। मॉनसून सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, ये भारत को एक ही सूत्र में पिरोने वाली एक लय है, एक यूनिफाइंग रिदम। ये स्लाइड बहुत साफ साफ दिखाती है कि मानसून का आशीर्वाद पूरे देश पर बराबर नहीं बरसता। कहीं पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, तो वहीं कुछ इलाकों को 50 सेंटीमीटर से भी कम पानी मिलता है। और ये जो फर्क है, ये इन दो जगहों पर अपने चरम पर दिखता है। एक तरफ है मेघालय का मासिनराम, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है, और दूसरी तरफ है लेह लद्दाख, जो एक ठंडा रेगिस्तान है। सोचिए, दोनों भारत में है और दोनों की किस्मत का फैसला एक ही मानसून करता है। तो सार ये है कि मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक बंधन है। भारत का पूरा खेती का कैलेंडर, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के तीज त्योहार, सब कुछ मानसून की इसी एक लय से बंधा हुआ है। ये एक साझा अनुभव है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी को आपस में जोड़ता है। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जिस देश में इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां और इतने मतभेद हैं, क्या वहां मानसून ही वो एक ताकत है जो हर किसी को उम्मीद और इंतजार के एक ही धागे में पिरोती है? इस पर सोचिएगा जरूर।